नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या 10वीच्या भारती या पाठ्यपुस्तकातील आपली जो कविता आहे संध्याकाळची शोभा जी कविता भा. तांबे यांच्याद्वारे लिखित हे कविता आज आपण बघणार आहोत। संध्याकाळची शोभा कशी असते तुम्हाला माहिती आहे। सूर्यास्ताच्या वेळेस जो सूर्य जेव्हा मावळतो त्यावेळेस जो दृश्य आहे पूर्ण पृथ्वीवरचं ते किती सोनेरी रंगाचं होऊन जाते हे तुम्हाला दिसते। कोवळं ऊन कमी होत जाते आणि सगळीकडे एक प्रकारचं तांबूस किंवा सोनेरी रंगाचा प्रकाश आपल्याला पाहाव्यास मिळतो है कि नहीं। आपको कैसे देखने को मिलता है, जब शाम होती है, जब सूर्य जब डूबने लगता है, तब एक प्रकार का जो रंग है सोनेरी रंग आपको देखने को मिलता है। और इस कविता के माध्यम से बड़े ही मोहक ढंग से इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं कविता। मित्रांनो, हा रंग पहा, सूर्य मावळतांचा हा रंग आहे, कसा सोनेरी रंगाचा हा रंग दिसत आहे आणि किती सुंदर पद्धतीने इथं सूर्य मावळताना तुम्हाला दिसत आहे। पूर्ण पृथ्वीवर हा रंग आढळून येतो तुम्हाला, झाडावर सुद्धा हा रंग तुम्हाला दिसतो, पक्ष्यांवर, वेलींवर, सगळीकडे तुम्हाला संध्याकाळच्या वेळेस ह्या छटा तुम्हाला नजरेस पडताना दिसतात है की नाही। जसं मी तुम्हाला आता दाखवतो, इथे तुम्ही बघा, हे झाडसुद्धा तुम्हाला सोनेरी रंगाचं दिसून आलेलं आहे, पक्षीसुद्धा सोनेरी रंगात न्हाऊन गेलेले आहे। मतलब दुनिया में हर चीज़ आपको, जब सूर्य डूबता है तब आपको हर चीज़ सोने के रंग से नज़र आने लगती है कि नहीं। तो इसमें उस जो सूर्य डूबता है उसका जो बहुत ही अच्छा रम्य दृश्य आपको इसमें बताया गया है। तो चलिए अब कविता देखते हैं। सायंकाळची शोभा, ठीक है। आता आपण लेखका परिचय देखेंगे। लेखकांचं नाव आहे भा. तांबे, ज्यांचा जन्म 1873ला झाला आणि मृत्यू 1941 मध्ये यांचा मृत्यू झाला, ठीक आहे। प्रसिद्ध कवी आहे ते संस्कृत नाट्य वाङ्मयाचे अभ्यासक होते। जे संस्कृत नाट्य वाङ्मय जो लिहितात त्याचे ते अभ्यासक होते। इंग्रजी काव्याचा व्यासंग त्यांनी लिहिलेला होता। युवराजांचे शिक्षक म्हणून नोकरी केली त्यांनी। दिवाण, पोलीस सुपरिटेंडेंट, सरकारी वकील, न्यायाधीश, शिक्षण खात्यात परीक्षा विभागाचे रजिस्ट्रार इत्यादि संस्थांनी पद भूषवली। म्हणजे उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही पोस्ट पर नौकरी नहीं की, तो अलग अलग पोस्ट पर उन्होंने नौकरी की। कभी उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट की नौकरी की, कभी सरकारी वकील बने, न्यायाधीश बने, शिक्षण जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी उन्होंने काम किया है। 1937 साली ग्वालियर राजकवि म्हणून बहुमान, मतलब 1937 में उनको ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है उसके राजकवि करके उनको जो एक ख्याति मिली, उनको एक प्रसिद्धि मिली। 1926 मध्ये मध्य भारतीय कवी संमेलनाचे अध्यक्ष ते झाले। म्हणजे तुम्ही पहा, त्यांनी आपल्या जीवन कार्यात कशा पद्धतीने वेगवेगळे जो कार्य आहे ते त्यांनी केलेले आहे। त्यांची कलाविषयक निष्ठा विशुद्ध व आनंददायी असून आत्मतृप्ती त्यांच्या कवितेचा केंद्रबिंदू होता। म्हणजे त्यांनी कलाविषयक निष्ठा ठेवली। कलाविषयक निष्ठा म्हणजे नेहमी आपल्या कामावर त्यांनी इमानदारीनं काम केलेलं आहे आणि आनंददायी पद्धतीने त्यांनी काम केलेलं आहे आणि ह्याच त्यांच्या कवितेचा केंद्रबिंदू इथं दाखवलेला आहे। राजकवी भास्कर रामचंद्र तांबे यांचं समग्र म्हणजे संपूर्ण कविता हा संग्रह प्रकाशित झालेला आहे। तर याच्यात आपण काय बघणार आहोत, आकाशातील सूर्य मावळतीला जाताना पृथ्वीवर दिसणाऱ्या अप्रतिम सौंदर्याचे वर्णन सुबोध म्हणजे सोप्या इजी भाषा में उन्होंने क्या बताया। जब सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य डूबने लगता है, उस समय का जो अप्रतिम बहुत ही खूबसूरत ऐसा जो वर्णन है उसकी सुंदरता का, वो इस कविता में उन्होंने किया है। तो हमें यहाँ पर देखना है दोस्तों। पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर, ओळा नेई सोने वाटे वाहुनी दूर। मतलब पिवळे तांबूस
मतलब जब वो सूर्य डुबता आहे तब पीले कलर का पिवळ्या रंगाचा तांबूस म्हणजे तांब्याचा रंगाचा जे ऊन कवडे पसरे चौफेर म्हणजे सगळीकडे चौफेर म्हणजे सर्वकडे जो चौफेर ऊन पसरते कोहड़ी ऊन। जैसे सूर्य जेव्हा उदयास येतो जब सूर्य खिलता है सवेरे आता है सुबह आता है तभी भी आपको जो धूप है वो कोहड़ी होती है। कोहड़ी मतलब ज़्यादा कड़क नहीं होती है। और शाम को जब अस्त होता है उस समय भी जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो उतनी तेज में नहीं होती कोहड़ी होती है। और वो चारों तरफ ही मतलब पसरता मतलब चारों तरफ वो दिखती है हमें। ओड़ा ओड़ा मतलब एक प्रकार का नाला और नई सोने वाटे मतलब वो अपने पानी के साथ ये सोने रंग का जो सोनेरी रंग का पानी अपने साथ बहा कर लेके जाता है। और पानी उसी रंग का होता है लेकिन उस पर जो किरणें गिरती है सोनेरे रंग की जिस वजह से ऐसे लगता है कि वो सोने पानी के साथ सोना बहाकर ले जा रहा है। तो इस प्रकार से कवि ने इसमें बताने का प्रयास किया है कि रात के समय जब शाम के समय जब जो सूर्योदय सूर्यास्त होता है उस समय जो रंग है वो किस प्रकार से अलग अलग रंग आपको पृथ्वी पर नज़र आते हैं और जो पानी है उसका भी रंग आपको सोनेरी नज़र आता है। दूसरा स्टांजा देखते हैं। झाडांनी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी कुरणावर शेतात पसारला गुलाल चौफेरी। मतलब यहाँ पर बताया गया कि झाड़ इस प्रकार से लगते हैं कि उन्होंने सोनेरी रंग के सोने के रंग के सर पर डोकीस मतलब सर पर मुकुट पहने हैं। जैसे राजा मुकुट पहनता है ना उसी प्रकार के सभी झाड़ों पर आपको सोनेरी रंग के मुकुट पहने हुए झाड़ पर आपको सोनेरी रंग नज़र आता है। तो ऐसा लगता है उन्होंने सोनेरी रंग के मुकुट पहने हैं। कुरणावर मतलब जो खेत के जो घास होते हैं ऐसी वो घास भी आपको गुलाबी रंग के चारों तरफ नज़र आता है। चौफेर यानी चारों तरफ आपको गुलाबी रंग के जो घास है वो नज़र आते हैं वो जिसकी किरणें उस पर गिरती है जिस वजह से वो घास भी आपको किस रंग के नज़र आते हैं गुलाबी रंग के नज़र आने लगते हैं। हिरवे हिरवे गार सेत सुंदर साडीचे झोके घेत कसे चुहीकडे हिरवे गालीचे। मतलब आपने देखा साडीचे मतलब जो चावल का खेत भाताचे शेत म्हणू शकतो आपण याला काय म्हणू शकतो भाताचे शेत मतलब चावल की खेती किंवा भाताचे शेत खेती तो हिरवेगार शेत मतलब जो पूरे हरे हरे घास होते हैं। आपने देखा चावल की खेती देखिए पूरे ग्रीन कलर के होते हैं। और सुंदर साडीचे मतलब चावल की खेती कैसी लहराते हैं झोंके गिरते जब हवा चलती है तो इधर उधर झोंके देने लगते हैं मतलब लहराने लगते हैं। चहूकड़े चारों बाजू में और हिरवे गालीचे मतलब ऐसे लगते हैं कि जैसे नीचे ज़मीन पर हरे रंग का गालीचा डाला है और उस पर ये जो चावल के खेत है चावल के जो पौधे हैं वो यहाँ वहाँ हवा से क्या ले रहे हैं झोंके ले रहे हैं। इस प्रकार से वो सुंदर दृश्य जब सूर्य अस्त होता है उस समय हमें दिखाई देता आहे। साडीचे म्हणजे भाताचे शेत हिरवेगार ते भाताचे शेत आहे आणि ते असे दिसतात जेव्हा असे वाटतात की हिरव्या मखमलीच्या झोक्यावर मखमली रंगाच्या याच्यावर ते काय घेतात झोके घेतात सारखे दिसतात। सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितीकांचे म्हणजे फूलपाखरांचे मतलब तितलियों के रंग किती वर तरातरांचे इंद्रधनुष्य म्हणजे सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितीकांचे मतलब फूलपाखरू जो होते हैं तितलियाँ जो होती है उनके रंग कैसी होते हैं सोनेरी होते हैं मखमली होते हैं रुपेरी होते हैं है कि नहीं अलग अलग। रुपेरी यानी चांदनी के जो चांदनी होती है उसके रंग के होते हैं। और रंग की जैसे वो लगते हैं इंद्रधनुष के जैसे कलर होते हैं ना अलग अलग 7 रंग के 7 कलर रहते हैं उसी प्रकार के वो फूलपाखरू के रंग नज़र आते हैं हमें जब ये सूर्य की किरणें उस पर गिरती है जब अस्त होता है ना जब वो किरणें उस पर गिरती है सोनेरी तो ये सब हमें वहाँ पर नज़र आता है। अशी अचल यानी अस्थिर जो स्थिर नहीं फूलपाखरू
फुल साडीस जणू फुलती, साडीवर झोपली जणू का पाडण्यात झुलती। मतलब ये जो साड़ी यानी जो चावल की खेती है, ये चारों तरफ मतलब खिली हुई है। मतलब चारों तरफ आपको चावल के खेत नज़र आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं। और ये पे आपको क्या दिखता है कि मखमली रंग का ये जो आपको एक गालीचा बिछाया हुआ दिख रहा है, और उस पर क्या दिख रहा है आपको, ये चावल की खेती नज़र आ रही है जो अस्थिर है। और असी अचल फूलपाखरू उस पर यहाँ वहाँ बैठ रहे हैं। फूलपाखरू आपने देखा है, तितलियाँ कभी एक जगह पर नहीं बैठते, वो अस्थिर होते, कभी इस पेड़ पे, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर। तो इस प्रकार के वो चावल के खेत के अलग अलग डाली, चावल के पौधे के अलग अलग डाली पर बैठती है। साड़ीवर झोपली जणू पाळण्यात झूलती, और इस प्रकार से उस पर सोई हुए जैसी वो पाड़ने में क्या हो रही है, झूल रही है, झोंका ले रही है। जहाँ जहाँ हवा से वो जो चावल के पौधे हिल जाते हैं, लहराते, वहाँ वहाँ वो तितलियाँ उसके साथ लहराने लगती है। मतलब उस दिशा में वो लहराने लगती है, इसमें वो बताया गया है। झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती, हिरे मनके पाचू फुटोनी पंखाची गरगरती। मतलब झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दूसरी उड़ती, मतलब यहाँ वहाँ हर जगह पर ये जो तितलियाँ उड़ती रहती है, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, इधर उधर वो उड़ती रहती है। हीरे माणिके पाछू फुटुली पंखानी गरगरती, मतलब गोलाकार, गरगर के अंदर गोल गोल घूमती रहती है। मतलब अलग अलग रंग उसमें नज़र आते हैं, और अलग अलग रंग आपको यहाँ वहाँ घूमते हुए नज़र आते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये तितली की खासियत है, कभी वो यहाँ घूमती है, कभी वहाँ घूमती है, और उसके जो रंग है वो अलग अलग रंग के आपको नज़र आते हैं। पहा पाखरे चरोनी होती झाड़ावर गोड़ा, मतलब शाम के समय ये जो है मतलब चरोनी मतलब खाकर, मतलब पहा पाखरे चरोनी होती झाड़ा। और शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, जब वो सोनेरी रंग का सूर्यास्त होता है, जब सूर्य पूरी तरह से डूबता है, तब ये जो पाखरे हैं, ये जो तितलियाँ हैं, ये अपना खाना खाकर अपने जो झाड़ पर जहाँ पर वो रहते वहाँ पर वो जमा हो जाते। कुठे बुडारा पली कडील तो सोन्याचा गोळा। सोन्याचा गोळा मतलब यहाँ पर जो सूर्यास्त होने वाला जो सूर्य है वो कहाँ डूब गया है, और वो डूबने के कारण क्या होता है, डूबते वक्त सब अपने परिंदे अपने अपने घरों में चले जाते हैं, है की नाही, वो हमें लगता है। तो सोन्याचा गोळा म्हणजे इथं मावळता सूर्य, जेव्हा मावळता सूर्य होते तेव्हा जो तितलियाँ आहे, जो फुलपाखरू आहे, ते आपल्या झाडांवर काय होते, तर गोळा होतात। तर अशा पद्धतीने याच्यामध्ये पूर्ण पद्धतीचे सूर्यास्त होताना पूर्ण सुंदर असा मनोरम चित्र याच्यात त्यांनी दर्शनाचा प्रयत्न केलेला आहे। भाताच्या शेतीच्या माध्यमातून त्यांनी तो दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, फुलपाखरूंच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, इंद्रधनुष्याच्या माध्यमातून त्यांनी हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। आणि शेवटी तो सोन्याचा गोळा कसा पद्धतीने मावळता सूर्य आहे, तो कुठे जाऊन तरी मावळून जातो, आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी पूर्ण तो सूर्यास्त होतो, आणि पुन्हा तो तेजास येतो, असं याच्यात दाखवलेलं आहे मित्रांनो। ठीक आहे, तर ही कविता आपल्याला समजली असेल अशी आशा करतो। धन्यवाद।